बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 6 पार्ट 2 कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स। पिछले लेक्चर में कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने पढ़ा था और उसके कुछ एग्जांपल्स अभी रहते हैं। एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब आप ऑब्जेक्ट्स की एरे बनाते हैं यू मे डिफाइन एंड वर्क विद एरे ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट्स। आप क्लास ऑब्जेक्ट्स के एरे भी बना सकते हैं। फर्ज करिए हमारे पास क्लास है, क्लास सेल, ये प्राइवेट मेंबर्स हैं और ये सेट वैल्यूज़, ये एक मेंबर फंक्शन है, इसमें दो आर्गुमेंट्स हैं। तो आप इस क्लास के ऑब्जेक्ट बना के ओबीजे सेल एरे की डिक्लेरेशन की तरह यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर 10 लिखते हैं। इसका मतलब है मेमोरी में 10 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे जो एरे की तरह इंडेक्स वाइज एक्सेस होगी, ये 0 इंडेक्स 1 2 एंड 9 तक। तो अगर आपने पहले ऑब्जेक्ट के इस मेथड को कॉल करना है तो ओबीजे सेल 0.set वैल्यूज़, उसमें वैल्यूज़ पास करने हैं। तो ये जो वैल्यूज़ पास होंगी यहाँ पे असाइन होगी आइटम कास्ट एंड टेक्स्ट रेट, ये इस ओबीजे सेल जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसके वेरिएबल्स को ये वैल्यूज़ असाइन हो जाएगी। वार्निंग, इफ़ क्लास डजेंट हैव अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर क्लास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना हो, पिछले एग्जाम्पल में देखिए इसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मौजूद है क्योंकि हमने ख़ुद कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा। तो कंपाइलर क्या करेगा कि रन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे सोर्स ऑब्जेक्ट कोड में एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड करेगा। तो अगर किसी क्लास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना हो, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब नहीं होता है, जब हम कोई और कंस्ट्रक्टर लिखते हैं तो कंपाइलर अपनी तरफ से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड नहीं करेगा। यू मस्ट प्रोवाइड एन इनिशियलाइज़र फॉर ईच ऑब्जेक्ट इन एरे। ये एग्जांपल है, हमारे पास एक क्लास है, वही क्लास सेल। अब यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है सेल डबल कॉस्ट एंड डबल रेट। तो ये कंस्ट्रक्टर जो है ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, हमारा ख़ुद अपना डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है। तो किसी क्लास में जब हम एक या एक से ज़्यादा डिफाइंड कंस्ट्रक्टर लिखे तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड नहीं करेगा। इस सूरत में अगर आप अब डिक्लेयर करें सेल ओबीजे सेल 10 यानी 10 ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 10 कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं तो अब मसला क्या होगा, ये एरर देगा क्योंकि अब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ एग्जीक्यूट होने हैं और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपके प्रोग्राम में मौजूद नहीं है। तो इसका आसान हल ये है कि आप अगर आप इस तरह डिक्लेयर करना चाहते हैं तो फिर आप एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड करें, अदरवाइज़ आपने फिर इस तरह एरे लिस्ट बनानी है, सेल ओबीजे सेल, यहाँ पे ब्रैकेट दें, उसके बाद इक्वल टू इनिशियलाइजर लिस्ट सेल्स 500। ये सेल क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा जो इस एरे के फर्स्ट पोजीशन को मिलेगी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब इस सूरत में ये 4 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे मेमोरी में, 0 1 2 3। ये रन टाइम पे साइज मेंशन होगा। डिस्ट्रक्टर, a destructor is a member function that is automatically called when an object is destroyed। डिस्ट्रक्टर भी मेंबर फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर भी मेंबर फंक्शन था एंड डिस्ट्रक्टर भी मेंबर फंक्शन है, लेकिन कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है मेमोरी में, और डिस्ट्रक्टर भी मेंबर फंक्शन है और ये ऑटोमेटिकली कॉल्ड होगा या एग्जीक्यूट होगा जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा। डिस्ट्रक्टर आर मेंबर फंक्शन विद द सेम नेम एज द क्लास। डिस्ट्रक्टर क्या होगा, डिस्ट्रक्टर भी सेम नेम होगा एज क्लास नेम, प्रोसीडेड बाय अ टिल्ड कैरेक्टर। टिल्ड कैरेक्टर उसके स्टार्ट में होगा। डिफरेंस कंस्ट्रक्टर से क्या होगा कि इसके स्टार्ट में ये टिल्ड कैरेक्टर होगा। फॉर एग्जांपल द डिस्ट्रक्टर फॉर द डेमो क्लास, अगर क्लास नेम डेमो हो तो उसका डिस्ट्रक्टर होगा ये टिल्ड कैरेक्टर एंड डेमो। Destructors are automatically called when an object is destroyed. A common use of destructor is used to free memory that was
डायनामिकली एलोकेटेड बाय द क्लास ऑब्जेक्ट्स। ये फर्स्ट हमारे पास एक क्लास है डेमो, पब्लिक मेंबर, डेमो एंड डेमो, इसका साथ टिल्ड कैरेक्टर है। तो ये हमने डिक्लेयर किया, पहले वाला फर्स्ट वन कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया, सेकंड वन डिस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डेमो, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डेमो, वेलकम टू कंस्ट्रक्टर, डेमो स्कोप रेजोल्यूशन टिल डेमो, ये डिस्ट्रक्टर है। इसमें हम सिंपल प्रिंट करते हैं डिस्ट्रक्टर इज नाउ रनिंग। तो जब यहाँ पे आप लिखते हैं इंट मैन डेमो, आप डेमो क्लास की सिंपल एक ऑब्जेक्ट सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के साथ मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ओबीजे डेमो। तो इस ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के साथ ही ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या है, वेलकम टू कंस्ट्रक्टर, ये वेलकम टू कंस्ट्रक्टर ये एग्जीक्यूट होगा, ये प्रिंट होगा। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में डिस्प्ले होगा हेलो। और यहाँ पे जब कंट्रोल आएगा, यहाँ पे क्या होगा, ये मेन फंक्शन जब एंड होगा तो ये ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ है यहाँ पे क्या होगा, इसका लाइफ टाइम या स्कोप ख़त्म होगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। तो उसके जब डिस्ट्रॉय होगा तो उसके डिस्ट्रक्शन पे ये डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो ये डिस्ट्रक्टर, ये जो स्टेटमेंट है इज़ नो रनिंग, ये सबके सबसे आखिर में एग्जीक्यूट होगा। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या है, अपोजिट है। कंस्ट्रक्टर भी मेंबर फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं ऑब्जेक्ट के क्रिएशन पे, और डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने पे। आउटपुट ये नज़र आ रहा है, सबसे पहले प्रिंट होगा वेलकम टू जी कंस्ट्रक्टर, फिर हेलो, फिर डिस्ट्रक्टर। वो इसलिए कि इस स्टेटमेंट ये जब एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के साथ ही उसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद सीक्वेंस में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा हेलो, और जब ये यहाँ पे कंट्रोल आएगा तो ये डिस्ट्रक्टर क्या होगा, इसकी लाइफ टाइम ख़त्म होगी, यहाँ पे डिस्ट्रॉय होगा ये ऑब्जेक्ट। तो उसके जब डिस्ट्रॉय होगा तो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड होगा। डिस्ट्रक्टर मैंने पहले भी बताया कि डिस्ट्रक्टर में सिर्फ एक क्लास में एक ही डिस्ट्रक्टर हो सकता है, न इसका रिटर्न टाइप हो सकता है और न इसमें पैरामीटर पास हो सकते हैं। जब पैरामीटर पास नहीं हो सकते तो डिस्ट्रक्टर ओवरलोडेड नहीं हो सकता, तो एक क्लास में सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर हो सकता है। लाइक अ कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर हैव नो रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर की तरह डिस्ट्रक्टर के साथ भी आप रिटर्न टाइप नहीं लिख सकते। डिस्ट्रक्टर कैन नॉट एक्सेप्ट आर्गूमेंट, डिस्ट्रक्टर में आप आर्गूमेंट पास नहीं कर सकते। सो दे नेवर हैव अ पैरामीटर लिस्ट, उसमें आप पैरामीटर लिस्ट नहीं हो सकता। जो पैरामीटर पास नहीं हो सकते तो इसका मतलब है कि वो ओवरलोडेड नहीं हो सकते। जब ओवरलोडेड डिस्ट्रक्टर नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि एक क्लास में सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर हो सकता है। डिस्ट्रक्टर एंड डायनामिकली एलोकेटेड क्लास ऑब्जेक्ट, if a class object has been dynamically allocated by the naive operator, नीव एक की वर्ड है, इसको नीव ऑपरेटर भी कहते हैं। अगर इसके थ्रू डायनामिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, इट्स मेमोरी शुड बी रिलीज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नो लॉन्गर नीडेड। तो इसकी जो मेमोरी होती है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बल्कि हमें मैनुअली हमें इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ये फर्ज का एक कंस्ट्रक्टर, सॉरी ये एक पॉइंटर है डेमो स्टैक ऑब्जेक्ट पीटीआर, ये ऑब्जेक्ट क्लास के पॉइंटर है। जिस तरह हम इंट स्टैक पी, तो ये पी जो है ये पॉइंटर वेरिएबल है। क्या मतलब है कि इसमें मेमोरी एड्रेस स्टोर हो सकता है किसी इंटीजर वेरिएबल का। तो ये भी एक डेमो क्लास का पॉइंटर है। फ़िलहाल इनिशियली नल पीटीआर की वर्ड है, इसका मतलब है कि फ़िलहाल इसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं हुई, कोई भी ऑब्जेक्ट असाइन नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट पीटीआर इक्वल टू न्यू डेमो, न्यू डेमो से क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट, एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसका कोई, इस ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम नहीं है। एक मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और वो ऑब्जेक्ट उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर होगा। लेकिन अब जब
ये अगर मेन फंक्शन में हो तो इस मेन फंक्शन के एंड पे ये जो मेमोरी एलोकेट हुई है ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय नहीं होगी, इसको हमें खुद डिलीट कीवर्ड से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। The following statement show the delete operator being used to destroy the dynamically created object. delete कीवर्ड किस लिए यूज़ होते हैं? dynamically created objects को delete का obj delete पॉइंटर, पॉइंटर का नाम लिखना है तो उस पॉइंटर में जो एड्रेस होगी वो जो मेमोरी में बना होगा वो डिलीट होगा। फर्ज का ये हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल में जो ऑब्जेक्ट ptr बना था, इससे पहले अगर आप डिलीट लिखें तो ये क्या होगा, मेमोरी से ये ऑब्जेक्ट डिलीट होगा, अदरवाइज खुद डिस्ट्रॉय नहीं होगा। आप अगर डिलीट कीवर्ड यूज़ नहीं करते तो ये मेमोरी लीकेज भी होता है, यानी मेमोरी रिजर्व होगी और वो दोबारा डिलीट नहीं होगी। वो जब प्रैक्टिकल सेशन में मैं ये इसको मज़ीद भी बताऊंगा। नोट, इफ़ यू हैव यूज़ अ स्मार्ट पॉइंटर, अगर आप स्मार्ट पॉइंटर यूज़ करते हैं सच एज यूनिक पीटीआर, यूनिक पीटीआर की वर्ड है इंट्रोड्यूस इन C++11। C++ का जो 11 स्टैंडर्ड है उसके बाद जितने भी स्टैंडर्ड्स है 14 है 17 है, उसके बाद अगर कोई स्टैंडर्ड है तो उन सब में ये सपोर्टेड है, लेकिन उससे पहले स्टैंडर्ड्स में ये सपोर्टेड नहीं है। टू एलोकेट एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विल ऑटोमेटिकली बी डिलीटेड, वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट होगा। एंड इट्स डिस्ट्रक्टर विल be called when the smart pointer goes out of scope. It is not necessary to use delete with a unique ptr. unique ptr के साथ delete कीवर्ड यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। To use the unique ptr data type, आप जब unique ptr यूज़ करते हैं you must include memory, एक मेमोरी को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ये डायरेक्टरी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। जिस तरह आप इंक्लूड आईओ स्ट्रीम वगैरह करते हो उसके साथ इंक्लूड ये मेमोरी भी इंक्लूड करना पड़ेगा। हियर इज एन एग्जांपल, दिस सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग अ यूनिक पीटीआर। यूनिक पीटीआर में आपको किस तरह असाइन कर सकते हैं। यूनिक पीटीआर कीवर्ड है, यहाँ पे क्लास नेम, यहाँ पे पॉइंटर नेम और यहाँ पे न्यू डेमो। This statement define a unique PTR named demo PTR. Demo PTR इसका नेम है that point to a dynamically allocated demo object. Here are some detail about the statement. The notation demo, ये notation demo, ये जो demo है that appear immediately after unique PTR indicates that the pointer can point to a demo. कि ये pointer जो है ये किस क्लास का pointer है, demo क्लास का। The name of the pointer is demo ptr, ये जो लिखा है। The expression new demo जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है that appear inside the parenthesis allocate a chunk of memory to hold a demo, जो एक डेमो क्लास के ऑब्जेक्ट इंटरनली मेमोरी रिजर्व करेगा एक ऑब्जेक्ट का। The address of the chunk of memory will be assigned to the demo ptr, इस demo ptr को assign होगी। यानी जो पिछला हमने मैनुअली अगर हम उसको दूसरे तरीके से लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं डेमो, यानी क्लास, किस क्लास का आपने पॉइंटर बनाना है, स्टैटिक डेमो, ये डेमो ptr इक्वल टू न्यू डेमो। ये पुराने तरीके से हम इस तरह असाइन कर देते, हम पॉइंटर को डायनामिकली इस तरह एलोकेट करते थे, लेकिन जो यूनिक पीटीआर मेथड है वो उसमें थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट है। Once you have defined a unique PTR, you can use it in the same way as a regular pointer, दूसरे पॉइंटर की तरह फिर उसको बाकी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, रिवीजन में मैं बताऊंगा कि डायनामिकली एलोकेटेड और सिंपल ऑब्जेक्ट्स में क्या फ़र्क है। ये फ़र्क है, सिंपल क्लास है क्लास डेमो, उसमें एक ही मेथड है शो मेथड। तो अगर हम इंट मैन
मेन फंक्शन में या मेन मेथड में इस डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डेमो obj_d। तो मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसका नाम क्या होगा, obj_d। उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा, obj_d। अगर आप इस प्रोग्राम को रन करें तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इस फंक्शन के, क्योंकि ये इस फंक्शन के अंदर क्रिएट हुआ है। तो ये फंक्शन जब ख़त्म होगा मेन यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, मेमोरी से क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन अगर आप पॉइंटर के थ्रू बनाते हैं डेमो स्टेरिक obj ptr, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये पॉइंटर है। ये एक वेरिएबल है जिसमें मेमोरी एड्रेस स्टोर हो सकती है किस चीज़ की, डेमो क्लास के ऑब्जेक्ट की। तो इसको आप ये भी असाइन कर सकते हैं, obj ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ obj_d। इस तरह सिंपल दूसरे वेरिएबल आप असाइन करते हैं एड्रेस ऑफ obj_d, तो इसको ये एड्रेस असाइन होगी, इसमें भी कोई मसला नहीं आएगा। मसला कब आएगा, जब आप इसको असाइन करते हैं obj ptr इक्वल टू न्यू डेमो। ये न्यू की वर्ड से जो क्लास नेम लिखते हैं, ये एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मेमोरी में। इस न्यू की वर्ड से क्या होगा, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इस ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं है, इस ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं है, एनोनिमस ऑब्जेक्ट है। हाँ, लेकिन इसका जो एड्रेस है वो इस obj_ptr जो पॉइंटर है, इसको इसका एड्रेस असाइन हुआ है। ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये इस मेन फंक्शन, इस फंक्शन के एंड पे ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा ऑटोमेटिकली। इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपने क्या लिखना है, डिलीट obj_ptr। इस डिलीट obj_ptr बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि हम डिलीट कर रहे हैं क्या, obj_ptr। obj_ptr पॉइंटर वेरिएबल है, ये डिलीट नहीं होगा। इसमें जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है वो ऑब्जेक्ट डिलीट होगा। तो इस स्टेटमेंट से ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, और जो डिस्ट्रक्टर होगा वो तब एग्जीक्यूट होगा। अगर आप इस डिलीट स्टेटमेंट को न लिखें तो इसका डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ है।